अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सेल साइकिल, और सेल साइकिल में दो पार्ट थे। एक जो था एक नॉन डिवीजन पार्ट था और दूसरा जो था वो डिवीजन पार्ट था। तो हमने जो नॉन डिवीजन पार्ट था उसमें इंटरफेस को हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। अब हम पढ़ेंगे इंटरफेस को, नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम कंटिन्यू करेंगे एम फेज को। एम फेज का मतलब होता है मियोसिस या माइटोसिस। तो सेल जो है सबसे पहले प्रिपरेशन करता है जिसको हम इंटरफेस कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन फेज। सेल डिवीजन यानी जिसमें सेल जो है वो डिवाइड करता है। तो ये जो सेल डिवीजन है फेज, इसमें इसके दो किस्म होते हैं। जो हमारा बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें इसके दो तरह की सेल डिवीजन होती है। नंबर वन, एक जो सेल डिवीजन होती है उसको हम कहते हैं माइटोसिस, MITOSIS। एक को हम माइटोसिस कहते हैं और दूसरे जो सेल डिवीजन, एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, उसको हम कहते हैं मेयोसिस। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस के अंदर एक सेल जो कि पेरेंट सेल होता है, यानी ऐसा सेल जो हमारे जिस्म में मौजूद होता है, वो डिवाइड हो जाता है दो सेल के अंदर। इस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल, और इस पेरेंट सेल से जो दो नए सेल बनते हैं हम उसको कहते हैं डॉटर सेल। डॉटर सेल। अब इसमें मजे की बात यह है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के सेल में जो क्रोमोसोम की तादाद होती है वो 46 होती है। लेकिन माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस के दोनों डॉटर सेल में जो दो सेल बनेंगे, इन दोनों के अंदर भी क्रोमोसोम की तादाद 46 होगी। इसी तरह अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, एक सेल 4 सेलों में डिवाइड हो जाता है। एक सेल कितने सेलों में डिवाइड हो जाता है? 4 सेलों में डिवाइड हो जाता है। ये हो गए 4 सेल। इसी को पेरेंट सेल कहते हैं और इसको डॉटर सेल्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों में फर्क ये है कि अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होंगे तो इनमें 23 क्रोमोसोम होंगे सब में। यानी पेरेंट सेल और डॉटर सेल में फर्क क्या है? यहाँ पे क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाएगी। पेरेंट सेल में क्रोमोसोम की तादाद 46 है तो इसमें क्या हो जाएगी, ये हाफ हो जाएगी। और ये जो प्रोसेस होता है ये ज्यादातर हम अपनी नस्ल बढ़ाने में, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल बढ़ाने में मियोसिस प्रोसेस के जरिए अपने सेल बनाता है। और इसमें जो सेल बनते हैं ये बड़े स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक को स्पर्म कहते हैं, स्पर्म, और दूसरे को एग कहते हैं। तो ये सेल बनते हैं मियोसिस के तहत। अगर हम बात करें माइटोसिस, तो ये वो तमाम हमारे जो बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, लाइक हमारा जो कट लग जाता है, जैसे हमारे कहीं जिस्म में कट लग जाता है तो वो कट कैसे भर जाता है? हमारे बाल बड़े होने जब होते हैं, बाल बढ़ते हैं तो वो भी माइटोसिस के जरिए बढ़ते हैं। हमारा जो वजन बढ़ता है पूरे जिस्म का वो भी माइटोसिस की वजह से बढ़ता है। हमारा जो हाइट बढ़ता है, हमारे नाखून बढ़ते हैं, ये तमाम जो हमारा लिवर छोटा होता है बड़ा हो जाता है, हमारे तमाम आज़ाद छोटे होते हैं बड़े हो जाते हैं। यानी जो जिस्मानी सेल हैं वो किस तरह अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, अपने लेंथ को इंक्रीज करते हैं या जो भी करते हैं वो सारा माइटोसिस की वजह से होता है। अब इस माइटोसिस को हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो माइटोसिस है। तो इस मियोसिस को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए अब जो है माइटोसिस को आज डिटेल से पढ़ते हैं कि कैसे एक सेल जो है
वो दो सेलों में किस तरह डिवाइड हो जाता है और किस तरह उसमें क्रोमोसोम की तादाद सेम होती है। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो जैसे आपको पता है माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म में चलता है, यानी उन अज़ा के अलावा जो हम अपने नस्ल को बढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं उनके अलावा, अच्छा उनकी नशोनुमा की बात कीजिए उन अज़ा की, तो उनकी नशोनुमा भी माइटोसिस की वजह से होती है, लेकिन उनके अंदर जो सेल बनते हैं वो मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। तो एक ये चीज़ उनके ज़रिए क्या बनते हैं, उनके ज़रिए स्पर्म और एग बनता है, वो मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। लेकिन हमारे जो जिस्मानी टोटल जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें आया लेंथ में इंक्रीज हो रही हैं, वेट में इंक्रीज हो रही हैं, या एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो जाता है, या जख्म लगने के बाद वो जख्म भर जाता है, ये टोटली माइटोसिस की वजह से होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन का प्रोसेस है जिसमें एक सेल जिसको हम पेरेंट सेल कहते हैं, जो कि पहले से हमारे जिस्म में मौजूद होता है, उससे दो नए सेल बनते हैं जिसको हम डॉटर सेल कहते हैं। और इनमें क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है। अगर इंसानों की बात करें तो इन दोनों में भी 46 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है। और इसमें आपने ये भी याद रखना है कि ये हमारे जिस्म में, ये जो मैंने सारी बातें आपको पीछे बताई हैं, ये प्रोसेस उनके लिए इस्तेमाल होता है। तो आइए अब हम इसको फर्दर थोड़ा डिस्कस करते हैं और इसको समझते हैं कि एक सेल कैसे दो सेलों में डिवाइड होता है। तो नंबर 1, इसके अंदर माइटोसिस के अंदर 4 फेज होते हैं। तो सबसे पहला जो फेज होता है, यानी इस माइटोसिस को समझने के लिए साइंटिस्ट ने इसको 4 पार्ट में तकसीम कर दिया है, इसको समझने के लिए कि इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में, ताकि हमें सब ये इजीली समझ आ जाए। एक मैंने नहीं लिखा, उसको चौथे को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज, तो पहला जो है दैट स्टेज है इसका माइटोसिस का, उसको हम प्रोफेज कहते हैं। अगर आपने माइटोसिस को समझना है तो इनको आपको समझना होगा। नंबर 2 इज मेटाफेज एंड नंबर 3 इज एनाफेज, और नंबर 4 जो है जिसको हम कहते हैं टीलोफेज, TELO टेलोफेज। तो ये 4 फेज हैं। जब आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आइए डिस्कस करते हैं प्रोफेज के अंदर। वैसे तो आपको पता है कि सेल, ये जो मैंने सेल मेम्ब्रेन बनाई है, ये सेल का मैंने न्यूक्लियस बनाया है, और न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या होता है, एक डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये भी मौजूद होता है। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें ड्रा करूँगा जिसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत होगी। वैसे तो सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन मैं जो यहाँ पे बनाऊँगा वो चीज़ें बनाऊँगा जो माइटोसिस के अंदर हमें हेल्प करेंगी। तो ये जो मैंने चीज़ बनाई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस कहते हैं इसको। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये क्या है, ये जो है ये न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, NUCLEOS, न्यूक्लियस है। तो एक और चीज होती है जो कि न्यूक्लियस के करीब साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। वो जगह होती है जिसमें वो पाए जाते हैं, जिसको हम सेंट्रोइल कहते हैं। ये सिलेंडर की तरह ट्यूब होते हैं जिसको हम सेंट्रोइल कहते हैं। आपको पता होगा दैट इज सेंट्रोइल जो है ये सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइल, जो कि जिस जगह में पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। जिस जगह में ये पाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं, ये पेयर ऑफ सेंट्रोइल
सेंट्रॉयल, पेयर ऑफ सेंट्रॉयल मौजूद हैं। तो अभी एक और चीज मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे आपको धागे नजर आएंगे, बहुत सारे धागे, यानी न्यूक्लियस जो है वो एक धागे, बारीक बारीक धागों से भरा होता है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल भी कहते हैं इसको, या हम इसको कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क भी कहते हैं। इसके ये आपकी मर्जी है, जो इसको आप कर लो, नेटवर्क भी इसको कहते हैं। तो क्रोमैटिन मटेरियल या क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है, ये होता है यहाँ पर, जिसमें हम ये धागों से बिल्कुल भरा होता है। ठीक है भाई, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो बल्कि मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले क्या होता है प्रोफेज के अंदर, अब आके प्रोफेज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रोफेज में आपका ये वाला सेंट्रॉयल जो है, बल्कि सबसे पहले आपका जो न्यूक्लियस है, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्ट्रक्चर है जहां पे राइबोसोम बनते हैं, तो इस न्यूक्लियस जो होगा ये आपका गायब होना शुरू हो जाएगा, बल्कि ये गायब हो जाएगा। तो प्रोफेज का पहली चीज क्या होगा, सेंट्रॉयल न्यूक्लियस जो है वो गायब हो जाएगा, पहली चीज। उसके बाद आपकी इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की ऊपर क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। तो इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रोफेज के अंदर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जब गायब हो जाएगा तो नंबर 2 चीजें तो हो गई। तो नंबर तीसरा चीज क्या है, नंबर तीसरे के ऊपर ये जो धागे हैं, ये बहुत ही बड़ा धागा मौजूद है, बट ये जो धागे हैं प्रोफेज जैसे जैसे चलेगा, ये जैसे चलता जाएगा, तो ये जो धागे होंगे ये एक दूसरे से टूट जाएंगे, एक दूसरे से टूट जाएंगे, और क्या होगा, एक दूसरे से टूट के लंबे लंबे धागे बन जाएंगे। और फिर ये प्रोसेस और चलता जाएगा, और जब ये और चलता जाएगा तो ये जो धागे हैं ये और छोटे, यानी पहले लंबे लंबे धागे थे, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ये पहले ये जो धागे थे ये टूटे हुए नहीं थे, ये पूरे न्यूक्लियस में इस तरह भरे हुए थे, इस तरह क्रोमैटिन नेटवर्क की सूरत में। लेकिन अब क्या होगा, ये जो धागे हैं ये लंबे लंबे एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, लंबे लंबे धागे बन जाएंगे। ये तो मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बना रहा हूँ, लेकिन ये धागे हमें माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आते। तो अब जैसे जैसे प्रोफेज बढ़ता जाएगा, ये जो धागे हैं ये छोटे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, और एक दूसरे के ऊपर लिपट जाएंगे। यानी ये जो धागे लंबे लंबे कट चुके हैं ये क्या हो जाएंगे, ये मोटे मोटे और बिल्कुल मोटे मोटे और शॉर्ट हो जाएंगे, यानी छोटे, लॉन्ग नहीं, शॉर्ट हो जाएंगे। इस तरह की शक्ल बन जाएगी, लाइक दिस, ऐसे एंड ऐसे। ठीक है भाई। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो हमने ऐसे पढ़ा था, लेकिन ये एक सेंट्रोमेयर के साथ इसके 2 क्रोमैटिड कैसे आ गए। तो आपको मैं याद दिलाता चलूं कि इंटरफेस के अंदर सेल ने प्रिपरेशन की थी सेल डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन में जो पहला प्रोसेस है वो माइटोसिस है। तो उसमें आपने सिंथेसिस फेज में, इंटरफेस के सिंथेसिस फेज में आप गए थे, तो उसमें क्रोमोसोम ने क्या किया था, अपनी कॉपी बना ली थी। लेकिन
तब तक ये क्रोमोसोम क्या थे, ये सिंगल क्रोमोसोम रहेंगे, यानी इसका जो मटेरियल है ये डबल हो जाएगा, इसके अंदर जो क्रोमोसोम के अंदर चीजें हैं वो डबल हो जाएगी, लेकिन अभी भी हम इसको सिंगल क्रोमोसोम कहेंगे। तो अगर हम एक इंसान की बात करें तो एक इंसान में इस तरह के कितने क्रोमोसोम इस सेल में हमें छोटे छोटे और बहुत मोटे मोटे इस प्रोफेज में नजर आएंगे। तो आपको पता है कि 46 क्रोमोसोम इसी तरह होंगे। अब इन 46 क्रोमोसोम्स को मैं यहाँ तो नहीं लिख सकता, इसको इसकी सिंप्लिसिटी आपको समझने जैसा आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ 4 क्रोमोसोम को लूंगा ताकि आपको समझ आ सके। अगर मैं यहाँ पे 46 क्रोमोसोम सारे लिख दूं तो ये एक छोटा सा जो मैंने यहाँ पे सेल बना दिया है तो ये बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो आप ये सोचें अभी कि एक ऐसी चीज का सेल हमने लिया है जिसमें टोटल क्रोमोसोम 4 हैं। तो अब क्या करें, हमने जब देखा कि यहाँ पे तो 4 क्रोमोसोम सब मौजूद है, प्रोफेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्रोमोसोम मोटे होते जाएंगे, तो इस तरह के 4 क्रोमोसोम 1 2 3 और 4 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो हमें नजर आने लग जाएंगे। तो ये प्रोफेज का चौथा हिस्सा है। पहले मैंने हिस्सा आपको बताया, जरा रिपीट कर दूं कि पहला हिस्सा बताया कि इसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, वो भी गायब हो जाएगा। उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है वो भी गायब हो जाएगा। और फिर मैंने आपको ये बताया कि जो जो क्रोमेटिन नेटवर्क था, जो क्रोमेटिन नेटवर्क था, धागे थे, वो धागे क्या हो जाएंगे, सबसे पहले तो ये धागा जो था क्रोमेटिन मटेरियल या क्रोमेटिन नेटवर्क, ये बिल्कुल एक दूसरे से टूट जाएगा और एक लंबे लंबे धागे बनाएगा। फिर प्रोफेज आगे बढ़ता जाएगा और ये जो लंबे लंबे धागे थे ये और छोटे हो जाएंगे। जब ये और छोटे हो जाएंगे तो इनकी शक्ल इस तरह हो जाएगी जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल नहीं कहेंगे बल्कि इनको हम कहेंगे क्रोमोसोम्स। तो ये क्या है, ये क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम बन गए, मोटे मोटे हो गए, ये प्रोफेज के अंदर यहाँ तक हम आ गए और ये सब कुछ इसमें से चला गया है। किसी किताब में एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि यहाँ पे जो ये बिकॉज ऑफ ये जो क्रोमोसोम, पहले क्रोमेटिन नेटवर्क तो पूरा न्यूक्लियस में फैला होता था, जब ये शॉर्ट हो जाएंगे तो ये जो पूरा मटेरियल है ये क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब आ जाएगा या इस सेल के सेंटर से थोड़ा सेल के साइड पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये लंबे थे तो फैले हुए थे, जब ये छोटे हो जाएंगे तो एक साइड पे आ जाएंगे। तो ये भी प्रोफेज के किसी किताबों में, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ जो यहाँ पे होगी वो होगी सेंट्रॉयल की। मैंने बात की थी कि सेंट्रॉयल आपका कॉपी बना लेगा, यानी सेंट्रॉयल का कॉपी बन जाएगा। तो यहाँ पे सेंट्रॉयल का एक और कॉपी बन जाएगा। मैं सेंट्रॉयल को ज़रा स्टार की मदद से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ। तो ये सेंट्रॉयल है, इस सेंट्रॉयल की एक और कॉपी बन जाएगी, ये भी प्रोफेज के अंदर होगा। सेंट्रॉयल की कॉपी बन गई। अच्छा, एग्जैक्टली जहाँ पे ये सेंट्रॉयल मौजूद है, अब सेंट्रॉयल जैसे प्रोफेज आगे बढ़ेगा, इसका ये जो सेंट्रॉयल की जो 2 सेंट्रॉयल बने हैं ये इसके बिल्कुल उस साइड पे, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल मुखालिफ साइड पे हरकत करेगा। यानी ये यहाँ से इस तरह हरकत करके सेल के दूसरे, इसको कहते हैं पोल, तो ये इस पोल से इस पोल की तरफ हरकत करेगा। तो ये जो आपका सेंट्रॉयल है जो कि इसकी कॉपी बनी है ये यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? बिल्कुल मुखालिफ जगह पे आ जाएगा। तो एक अब जैसे जैसे आपका प्रोफेज बढ़ता जाएगा तो इसमें से ये जो सेंट्रॉयल है या सेंट्रोजोम आप इसको कह सकते हो, इस जगह को सेंट्रोजोम कहते हैं और इसको सेंट्रॉयल कहते हैं। इसमें से फाइबर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें से 3 किस्म के फाइबर निकलेंगे।
नंबर 1, एक फाइबर ऐसा होगा जो कि बिल्कुल छोटा होगा, छोटा शॉर्ट होगा, शॉर्ट फाइबर निकलेंगे इसमें। इन फाइबर को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जो शॉर्ट फाइबर होते हैं, शॉर्ट जो फाइबर इस सेंट्रॉइड से निकलेंगे उनको हम कहते हैं एस्टर, एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल, इसको हम कहते हैं एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, एक और जो है इसमें से लंबे लंबे फाइबर्स भी निकलेंगे, वो कुछ इस तरह होंगे जो कि बहुत लंबे लंबे होंगे, लाइक दिस वन। बहुत लंबे लंबे धागे भी निकलेंगे। तो ऐसे धागों को हम कहेंगे, जो लंबे लंबे धागे होंगे, ये जो धागे होंगे इनको हम कहेंगे, इनका नाम है नॉन काइनेटोकोर। नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनके अंदर, इन फाइबर्स के अंदर काइनेटोकोर प्रोटीन मौजूद नहीं होगा, इसलिए हम इनको कहते हैं नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, इसको मैं अब थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। यानी ये लंबे लंबे इनलोगेटेड फाइबर्स हैं। अब जो तीसरे नंबर पे इसमें से धागे या फाइबर्स निकलेंगे सेंट्रॉइड से, वो जो फाइबर हैं ये क्रोमोसोम पे अटैच हो जाएंगे। ऐसे फाइबर्स होंगे, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे तो जो क्या होंगे, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये जो क्रोमोसोम है, दिस इज क्रोमोसोम, ये आपका क्रोमोसोम है। इसका ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। अभी सेंट्रोमेयर क्या होता है? सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम का वो हिस्सा होता है जहां पे क्रोमैटिड एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। क्रोमोसोम पे जहां क्रोमैटिड अटैच होते हैं उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। लाइक दिस इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। तो ये जो इसका आर्म है, जहां जिसके दो आर्म जो एक दूसरे से सेंट्रोमेयर पे अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं क्रोमैटिड कहते हैं। और ये जो दोनों एक साथ हैं, एक ये क्रोमैटिड नंबर 1 और ये क्रोमैटिड नंबर 2, एक साइड वाले क्रोमैटिड, इनको हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड भी कहेंगे। इसी तरह ये जो है क्रोमैटिड है, ये भी क्रोमैटिड है, ये दोनों जो हैं ये क्या है? ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक हो गया। तो जो तीसरे धागे हैं वो क्या करेंगे? वो जाके क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर पे अटैच हो जाएंगे। तो हम इसको, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है इस सेंट्रॉइड से भी आके इस क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के सेंटर पे अटैच हो जाएगा। लाइक दिस वन, ये आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा और इसी तरह ये भी आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा लाइक दिस। तो टोटल कितने हैं? 4 क्रोमोसोम्स। हमने कोई ऐसा सेल लिया था तो ये इस तरह हो जाएंगे लाइक दिस वन। तो ऐसे धागे जो कि क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाएं, ऐसे धागों को हम कहेंगे काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये एक ऐसा धागा था नंबर 1, ये 2 नंबर तीसरे जो धागे होंगे
जो कि डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे, दैट इज दी काइनेटोकोर, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहेंगे उनको। ठीक हो गया भाई। तो अब एक और चीज की यहाँ पे डेफिनेशन बन गई इसके साथ साथ, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। तो ये 3 चीजें आपने देख ली। अब यहाँ पे एक चीज बन गई, 2 सेंट्रॉयल बन गए। उन सेंट्रॉयल में से एक तो छोटे छोटे धागे थे, और एक जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे, एक शॉर्ट थे और जो कि क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गए। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? इस स्ट्रक्चर का नाम हम देंगे, क्या देंगे? इसको हम कहेंगे माइटोटिक अपार्टस। इसको हम माइटोटिक अपार्टस कहेंगे, यानी इन सेंट्रॉयल के साथ इन तमाम धागों को हम माइटोटिक अपार्टस कहेंगे। ठीक है, तो एक इस चीज़ की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो चुकी है। अब तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोफेज जो होगा दैट इज कंप्लीट। तो आपका ये जो प्रोफेज हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और हम इनको स्पिंडल फाइबर, ये जो कलेक्टिवली हम इनको क्या कहेंगे, ये जो ट्यूब्यूल है जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, इनको हम एक दूसरा नाम भी देखें जिसको हमने काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल जिसका नाम दिया था, इसको हम स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं? स्पिंडल फाइबर। इसको हम स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हैं। तो अब आइए, प्रोफेज तो आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे प्रोफेज कंप्लीट होगा तो आगे जो आएगा दैट इज मेटाफेज। अच्छा, आपने अगर हम मेटाफेज की बात करें तो ये एक माइटोसिस का एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे एक प्लेट बन जाएगा। ये जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे मौजूद है, ये क्रोमोसोम्स एक प्लेट की तरह की शक्ल बनाएंगे। जैसे आपने देखा है एक दुनिया का आपने नक्शा देखा है, उस दुनिया के नक्शे के ऊपर एक यहाँ पे प्लेन होता है जिसको हम कहते हैं एक्वेटिक प्लेट। क्या कहते हैं इसको? एक्वेटिक प्लेट कहते हैं इस एरिया को। अगर हम इस नक्शे को ऐसा रख दें, ठीक है, तो एक्वेटिक प्लेट यहाँ पे क्रोमोसोम भी इसी की तरह क्या बनाएंगे? एक प्लेट बनाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे? एक प्लेट की शक्ल में एक बिल्कुल सीधा एक प्लेट बना देंगे। तो एक ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम एक दूसरे, यानी ये जो धागे हैं या ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये बिल्कुल ऐसे सीधे एक प्लेट की शक्ल में अपने आप को रख देंगे। अगर मैं इसको इस तरह बना दूं, दिस आर द सेंट्रॉयल, और ये सेंट्रॉयल जो है ये अटैच है किसके साथ? क्रोमोसोम्स के साथ अटैच है। तो यहाँ पे नंबर 1 क्रोमोसोम, नंबर 2 क्रोमोसोम, एंड दिस इज 2-1, दिस इज 3rd क्रोमोसोम, एंड दिस इज 4-1। तो आपने देखा इन्होंने एक प्लेट बना दिया, एक्वेटिक प्लेट, एक प्लेट बना दिया बिल्कुल सीधे। ये क्या हो गए? इस सेल में इन्होंने खुद को बिल्कुल एक सीधा एक कतार के अंदर क्रोमोसोम्स ने खुद को रख लिया है। तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे मेटाफेज। और इसमें आपने देखा है दीज आर द स्पिंडल फाइबर जो कि इस क्रोमोसोम्स के साथ अटैच्ड है, लाइक दिस वन। कहाँ पे अटैच है? सेंट्रोमियर के साथ अटैच है। तो आपने देखा कैसे एक खूबसूरत प्लेट बन गया क्रोमोसोम्स का, बिल्कुल लाइक दिस वन। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा कलर दे देते हैं, दीज आर दी सेंट्रॉयल। ये क्या है? आपके सेंट्रॉयल हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड द मेटाफेज। अब
अच्छा, एक और चीज जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, मुझे याद आ गई कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो दो बड़े प्रोसेस में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं दैट इज कैरियोकाइनेसिस, KARYOKINISIS, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। दूसरा हम कहते हैं उसको साइटोकाइनेसिस, दूसरे का नाम है साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले माइटोसिस में क्या होगा कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, जिसको हम कहते हैं काइनेसिस का मतलब टूटना। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, वो डिवाइड होगा। तो सबसे पहला अब जो हम ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, ये आपको पता है न्यूक्लियस में हो रहा है। तो सबसे पहला जो होगा वो अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज कैरोकाइनेसिस। और फिर जब कैरोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा, दैट सेकंड प्रोसेस जो शुरू होगा वो क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अच्छा, एक और चीज भी याद रखनी है आपने कि माइटोसिस हो या मियोसिस हो, उसमें सबसे पहला जो डिवीजन होगा वो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ये चीज भी आपने बहुत याद रखनी है। तो अब हम जब मेटाफेज पे आ गए तो द थर्ड प्रोसेस, जो कि थर्ड एक स्टेज है माइटोसिस का, वो है एनाफेज। और एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये जो क्या कहते हैं सेंट्रॉइड होंगे, ये अपने स्पिंडल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। इसके बारे में कुछ किताबें लिखती हैं कि इस जो ये जो धागे हैं, ये धागों के अंदर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन मौजूद होता है जिनको हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं, और उनको एटीपी की ज़रूरत होती है। मैंने तो ये बात भी सुनी है कि तकरीबन एक क्रोमोसोम को अलहदा करने के लिए 20 एटीपी की ज़रूरत होती है, यानी एनर्जी की ज़रूरत होती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनर्जी से भरा हुआ है, जो एनर्जी देता है। तो जब ये क्या करेंगे, अब एनाफेज के अंदर ये जो आपके जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये क्रोमोसोम को अलहदा कर देंगे, क्रोमोसोम को सेंट्रॉइड से अलहदा करके ऑपोजिटिव पोल की तरफ खींचेंगे, और ये क्रोमोसोम आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू करेंगे। और एनाफेज तभी कंप्लीट होगा जब तक ये क्रोमोसोम इस तरफ आ जाए, इस पोल पे आ जाए, और कुछ क्रोमोसोम उस पोल पे आ जाएं। तो अब इसमें क्या होगा, उसमें आपका जो क्रोमोसोम है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके, ये सेंट्रोमेयर है, ये आपका क्रोमोसोम है लाइक दिस वन। तो ये अब इस दरमियान से क्या हो जाएगा, जैसे आपका जो क्रोमोसोम है ये टूट जाएगा। तो ये जब क्रोमोसोम टूट जाएगा तो आपके क्रोमोसोम्स जो होंगे लाइक दिस वन आ जाएंगे, लाइक दिस वन। ये एक क्रोमोसोम आ गया, नंबर सेकेंड वन इज दिस वन, नंबर थर्ड वन इज दिस वन, और नंबर चौथा जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, नंबर चौथा इधर आ जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ये भी इस तरह आ जाएंगे, 1 2 3 और 4 क्रोमोसोम्स आएंगे। मैं यहाँ पे एक बात फिर आपको दोहरा दूँ, वो ये कि अगर हम इंसान के सेल को लेंगे, अगर हम ह्यूमन के सेल को लेंगे, तो उसमें इस तरह के 43 क्रोमोसोम्स जो होंगे वो इस तरफ जाएंगे और 43 ऐसे जाएंगे। हमने समझने के लिए 4 क्रोमोसोम्स को लिया है। तो अब ये एनाफेज कब कंप्लीट होगा, जब ये आपके क्रोमोसोम्स अपोजिटिव पोल की तरफ चले जाएंगे, कुछ इस तरफ चले जाएंगे और कुछ सेल के इस तरफ चले जाएंगे। अब जो इसका आखिरी फेज है जिसका नाम क्या है, हम इसी के अंदर आपको समझा देते हैं, ठीक है। ये जो आपका आखिरी फेज है उसका नाम है मेटाफेज। नंबर 4 वन इज मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज तकरीबन ऑपोजिटिव है, यानी जिसने प्रोफेज समझ लिया तो उसके लिए मेटाफेज बहुत इजी है। तो ये तकरीबन मुखालिफ होगा प्रोफेज के। जो चीज़ें प्रोफेज में हुई थी
उसके ऑपोजिटिव मेटाफेज में होगा। नंबर 1, सबसे पहले आपने देखा था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो डिसअपियर हो गई थी। अब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ ठीक से बना दूँ तो लाइक दिस 1 2, ये मैं क्रोमोसोम बना रहा हूँ छोटा करके ताकि आपको समझ आ सके, और इन क्रोमोसोम्स को भी मैं छोटा कर दूँ ताकि आपको समझ आ सके। लाइक दिस 1 2 3 4। तो अब इसमें अगर मैं इसका नाम मिटा दूं और यहाँ पे मेटाफेज लिख दूं ताकि आपको समझ आ सके। नंबर 4th वन इज मेटाफेज। सबसे पहले प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई थी, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आ जाएगी, इसके ऊपर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं आ जाएगी। अच्छा, प्रोफेज में माइटोटिक अपार्टस बना था, इसमें माइटोटिक अपार्टस यानी सेंट्रॉयल और उसके सारे के सारे जो धागे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लाइक दिस वन, सेंट्रॉयल आपके जो सेंट्रॉयल थे और जो धागे थे वो ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद न्यूक्लियस में इसमें आपका न्यूक्लियुलस जो है वो गायब हो गया था। यहाँ पर न्यूक्लियुलस जो है वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और चौथी चीज़ आपने देखा कि मेटाफेज के अंदर आपका न्यूक्लियस जो है वो 2 में डिवाइड, यहाँ पे न्यूक्लियस जो था वो 1 था, यहाँ पे न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस वो 2 में डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ इस स्टेज पे आपने देखा कि यहाँ पर सबसे पहला कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, दैट इज कैरोकाइनेसिस। अच्छा, एक और चीज़ आप ये सोच रहे होंगे कि इसके तो 4 क्रोमेटिड थे और अब ये क्रोमोसोम नहीं रहेगा, ये भी क्रोमोसोम 1 कहलाएगा और ये भी क्रोमोसोम 1 कहलाएगा। ये क्रोमोसोम है और साथ उसकी कॉपी है, ये सिंगल क्रोमोसोम है जो कि इधर आ चुका है। अब आपने ये थोड़ा सा गौर करें इस चीज़ पे कि मेटाफेज में सबसे पहला जो कंप्लीट हो गया दैट इज कैरोकाइनेसिस। तो कौन सा कंप्लीट हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, यानी न्यूक्लियस टूट चुका है 2 में। अच्छा, एक चीज़ आपने ज़रा गौर से देखनी, तो यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम थे 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्रोमोसोम टोटल पेरेंट सेल में 4 मौजूद थे। अब क्या हुआ, ये जो डॉटर सेल है उसके न्यूक्लियस के अंदर भी 4 क्रोमोसोम इसके अंदर हैं, 4 इसके अंदर हैं, तो आपका न्यूक्लियस टूट चुका है। अब न्यूक्लियस के बाद जैसे न्यूक्लियस कंप्लीट होगा तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर सेल मेम्ब्रेन में एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, इस तरह। और ये जो एक पोर सा जो यहाँ पे हो रहा है, ये पोर अंदर की तरफ आएगा और इस तरह बढ़ते बढ़ते ये सेल जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा 2 सेलों के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो किस में तकसीम हो गया, वो भी 2 पार्ट में तकसीम हो गया, यानी हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म जो है वो क्या हो गया, वो तकसीम हो गया इस तरफ, एंड हाफ ऑफ द साइटोप्लाज्म जो तकसीम हो गया वो इस तरफ हो गया। इस सेल के पास भी वो तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगे जो इस सेल के पास हैं, और इस सेल के पास तमाम वो ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगे जो इस सेल के पास हैं। तो फाइनल क्या हुआ, फाइनल ये हुआ कि एक सेल जो है, जो पेरेंट सेल था, वो 2 में डिवाइड हो चुका है, 2 नए सेल बन चुके हैं, और इसमें जो क्रोमोसोम की तादाद थी वो क्या थी, सेम थी, और इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है। तो ये था आज का टॉपिक हमारा जिसका नाम था माइटोसिस। और ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है आपको पता है कहाँ पे होता है, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर होता है, और ये ज़ख़म को भरने में हमें मदद देता है।
हमारे हाइट को बढ़ने में मदद देता है, हमारे बालों को बढ़ने में मदद देता है। हम जब छोटे होते हैं हमारी आंखें छोटी होती हैं, ये माइटोसिस के ज़रिए बढ़ती हैं हमारी, यानी ये ग्रोथ के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस अदा करता है। नंबर सेकंड थिंग, जब एम्ब्रो बन जाता है, एम्ब्रो कब बनता है, यानी जब जायगोट तैयार हो जाता है, जायगोट के बाद एम्ब्रो यानी एक छोटा सा नन्हा सा पौधा, एम्ब्रो यानी एक छोटी सी जान जिसको हम एम्ब्रो कहते हैं, उस एम्ब्रो में भी माइटोसिस की वजह से वो एम्ब्रो बढ़ता है और एक फीटस बन जाता है। और फिर जब वो पैदा होता है फिर भी उसमें माइटोसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, उसके कान बड़े हो जाना, उनके जो जिगर का साइज़ बड़ा हो जाना, उनके स्टोमक का साइज़ बड़ा हो जाना, यानी जिस्म में तमाम जो ग्रोथ वाली चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम माइटोसिस प्रोसेस के ज़रिए होती है। और इस तरह ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। ये एक सेल से 2 सेल बन गए और उसके बाद ये एक सेल जो ये बना, अब ये पेरेंट सेल कहलाएगा और ये फर्दर 2 सेलों में तकसीम हो जाएगा। और ये फर्दर जो है इसमें से 2 सेल बनेंगे लाइक दिस वन, और ये इस तरह 2 से 4, 4 से 6, 4 से कितने हो जाएंगे, 4 से 8, इस तरह ये बढ़ता जाएगा। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं और समझ आते हैं तो मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, के पास पहुंचाइए ज़रूर, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो हम इंशाल्लाह अगले दिन मिलेंगे, माइटोसिस के अलावा जो है मियोसिस की प्रोसेस को भी हम समझेंगे और इसी तरह आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।